हम जानते हैं कि एक अभूतपूर्व सहमति का माहौल पैदा हुआ है और इसमें से एक शक्ति पैदा होती है, जो शक्ति राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी अमानत होती है। हम सब अलग अलग राजनीतिक विचारों से जुड़े हुए हैं। राजनीति हम लोगों के जहन में है और हमारी बातों में कहीं न कहीं वो आ जाना भी बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे जीएसटी की चर्चा में हमने देखा कि पवित्र स्थान हम में से किसी ने इसको राजनीति का मंच नहीं बनने दिया। ये राष्ट्रीय मंच बना, राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानकर। ये भारत के लोकतंत्र के उज्जवल पहलुओं में से एक है। राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है। इस बात को हम सब ने मिलकर के, इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रस्ताव हुआ है उसमें किसी की कोई शिकायत नहीं होगी, और जरूरी नहीं कि वहीं शिकायत होगी। यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे जिनको लगता हो साहब इसके बजाय ऐसा होता तो अच्छा होता, फुल स्टॉप यहां के बजाय कॉमा यहां होता तो अच्छा होता। ये रहना ही रहना है, यही तो लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। इस जीएसटी की व्यवस्था के कारण बहुत बड़ी सरलताओं की संभावनाएं हम देख रहे हैं। आज हम जानते हैं हर राज्य में अलग अलग भांति के फॉर्म भरना, ये भरना, इतना बड़ा लंबी प्रोसेस होती है और सरकारी अफसरों का भी उन कागजों को करने में अभी एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। इसमें टैक्स सिस्टम के अंदर, उसकी प्रोसेसिंग के अंदर, टैक्स के रेट के अंदर, और इसका एक सीधा परिणाम होने वाला है, एक मैसेज बहुत क्लियर जाने वाला है, कंज्यूमर इज अ किंग। जीएसटी की सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि इससे साफ मैसेज जाने वाला है, अल्टीमेटली कंज्यूमर इज ए किंग। और एक कानून, एक व्यवस्था कंज्यूमर को किंग बनाए, ये मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान। आज इस जीएसटी के बाद मेरा अंदाज है 7 से लेकर के 11 तक अलग अलग जो कर व्यवस्थाएं हैं, जिससे छोटे मोटे सब उद्यमी को, व्यापारी को जुड़ना पड़ता है। इसके कारण 7 से लेकर के 11, 12, 13 तक ऐसी सारी कर प्रथाएं, इसके काम समाप्त हो जाएगी, एक सरलीकरण आ जाएगा और इससे छोटे उद्यमियों को भी लाभ होगा और कंज्यूमर को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। जीएसटी जो छोटे उत्पादक है उनको सुरक्षा की गारंटी देता है और हमारे देश की इकोनॉमी को ड्राइव करने में ये जो छोटे छोटे उद्यमकार है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। हम उनको जितना सुरक्षित करेंगे उतना मैं समझता हूं कि इसके कारण बहुत लाभ होने वाला है। हम जानते हैं अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ाने के जो भिन्न भिन्न पहलू होंगे, मेरी समझ में एक छोटा सा मत है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को तेज गति से चलाने के लिए 5 बातों की ओर हम अगर ध्यान केंद्रित करते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मिनट, समय, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर ये करने में हमारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं तो इकोनॉमी को बढ़ने के लिए और कोई नए अवसर तलाशने नहीं पड़ते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी चुंगी प्रथा के कारण, चाहे ऑक्ट्रोय का स्थान हो, चाहे स्टेट के बीच में 2 स्टेट जहां बॉर्डर पूरी होती है वहां चुंगी नाका हो,
हम मीलों तक कतार देखते हैं हमारे व्हीकल्स की, मशीन व्हीकल, और ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में ये जो चलते फिरते साधन है वे अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही यूटिलाइज करते हैं, 60% उसको कहीं न कहीं रुकना पड़ता है। अभी अभी आर्थिक दृष्टि से रिसर्च करने वाली एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने अपना सर्वे बताया है कि इन कारणों से भारत में 1,40,000 करोड़ रुपयों का वेस्टेज होता है, जस्ट इन्हें रुके रहने के। उसमें सारा का सारा भूमिका चुंगी की नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मात्रा में चुंगी भी है। जीएसटी के कारण ये सारे हर्डल और प्रकार के होंगे, वो तो समय रहते निकलेंगे, लेकिन उसके कारण एनवायरनमेंट को फायदा होगा। जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पेट्रोल जलता रहता है, डीजल जलता रहता है, हमारी बहुत सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में जो देर होती है। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी बिल पर बोलते हुए टैक्स टेररिज्म से मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ाया गया, ऐसा साफ तौर पर उनका कहना था और सभी राजनीतिक दलों का उन्होंने धन्यवाद यहां पर किया है। बहरहाल इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, और हमारे साथ अंजिका चोपड़ा हैं, सीनियर डायरेक्टर डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी, साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अभी जो बोल रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों का इस क्रांतिकारी कदम में धन्यवाद दिया। एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार की तरफ अब भारत बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राष्ट्र नीति, एक तो होता है भाई राजनीति होती है, अपने अपने दल की बात होती है, जिस हिसाब से सारे दल, सब लोगों ने, सारी कम्युनिटीज़, इंक इंडिया, कॉर्पोरेट इंडिया, सब लोगों ने मिलकर के इसका साथ दिया। उसका नतीजा है कि ये एक राजनीति के तहत एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म तो हुआ ही है, टैक्सेशन रिफॉर्म तो हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी जो जैसा प्रधानमंत्री ने इशारा किया है कि जो हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल है ये उसको काफ़ी हद तक जो है अनलॉक करेगा। अब तमाम सारा जो हमारे जैसे लोगों का कहना है, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि 1.5 से 2% हमारी जीडीपी के अंदर ग्रोथ आएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, उस पे हमारा जो देश है उस पैमाने पर काफ़ी ऊपर जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात जिसका प्रधानमंत्री ने बार बार जिक्र किया वो ये कि जीएसटी एक ऐसा मूव है, पूरे देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से जोड़ेगा। और जब देश जुड़ता है खासतौर से ऐसे प्लेटफॉर्म के मार्फत से जैसे जीएसटी, तो जाहिर है कि उसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो देश को होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो ये कही कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ता को इससे होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया कि इसका नतीजा ये होगा कि महंगाई कम होगी, उपभोक्ता का जीवन जो है वो थोड़ा और आसान होगा, और कुल मिला के उसके सामने जो आर्थिक अवसर है उनमें जो है बढ़ोतरी आएगी। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अंजिका चोपड़ा, आप जीएसटी बिल को किस तरीके से देख रही हैं और कितना बड़ा कदम आप इसे मानती हैं, किस तरीके से फायदा होगा? जी देखिए, जीएसटी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। कितने हमारे लॉज हैं जो कितने सालों से पुराने चले जा रहे हैं, वो सब रिप्लेस हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली इंडस्ट्री के ऊपर मेरे विचार में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी इस न्यू एक्ट को कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट विल बी द की। देखा जाए तो फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव वो सारे बेनिफिट्स जो टैक्स स्ट्रक्चर में, टैक्स स्कीम में इंडस्ट्री पे आएंगे वो आगे अल्टीमेटली कंज्यूमर्स पे ही पास ऑन होंगे। सो इट्स अ वेरी बिग एडवांटेजियस रिफॉर्म फॉर द होल कंट्री। जी अंजिका, आप बने रहिए हमारे साथ, सभी खास मेहमान बने और दर्शकों को हम एक बार फिर से लिए चल रहे हैं लोकसभा। आमतौर पर दो भाइयों के बीच भी अगर झगड़ा हो जाता है, सगे भाई के बीच में, तो या तो संपत्ति के कारण हो सकता है, राज्य और केंद्र के बीच का तनाव भी ज्यादातर या तो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के रहता है या तो संपत्ति को लेकर के रहता है। भाई इतना टैक्स है, हमें क्या देते हो, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, रहता है। इस व्यवस्था के कारण एक ट्रांसपेरेंसी आएगी,
केंद्र और राज्य से कितना धन एकत्र हो रहा है, किस खजाने में कितना जमा हो रहा है, ये राज्य को भी पता भी होगा, केंद्र को भी पता होगा और लिखित नियमों के आधार पर उसका बंटवारा भी होगा। और उसके कारण फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है विश्वास। ये विश्वास पैदा करने के लिए एक बहुत बड़े कैटलिक एजेंट के रूप में ये नई व्यवस्था काम आने वाली है, जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली है। और ये जो भी टैक्स कलेक्शन होगा वो दोनों की जानकारी में होगा, जिसके कारण बहुत सुविधा बढ़ने वाली है। अच्छा होता हमारे खड़गे जी ने इस बिल की कुछ बातों को बारीकी से देखा होता। शायद जिस समय बना होगा उस समय शायद देखने का अवसर न मिला हो, लेकिन कभी बताऊंगा। ये जीएसटी बिल ऐसा है कि जिसमें गरीबों के लिए उपयोगी जितनी चीजें हैं वो सभी टैक्स के दायरे से बाहर है। सभी टैक्स के दायरे से बाहर है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन निर्धारित करने के आइटम में लगभग 55% फूड और जरूरी दवाएं ये जीएसटी के बाहर है। और इसलिए बोलने के लिए तो कुछ चीजें अच्छी रहती हैं और वो भी आपको भी तो कुछ मीडिया में कल जगह मिलनी चाहिए और मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस व्यवस्था के कारण कभी कभार कुछ चीजें कैसे फायदा करती हैं। हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट ये हमेशा एक रहता था, फिर कर्ज करो, फिर राज्य कर्ज में डूब जाए, ये चलता रहता था। और सभी ने मिलकर के एक एफआरबीएम कानून की ओर गए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए राज्यों ने भी उस बात को स्वीकार किया, केंद्र ने भी दबाव पैदा किया और एक प्रकार से भारत में एफआरबीएम कानून के कारण रेवेन्यू एंड डेफिसिट दोनों के बीच में एक तालमेल का एक संतुलित प्रयास हुआ है और उसके कारण राज्यों की इकोनॉमी में, उसकी इकोनॉमिकल हेल्थ में एक तंदुरुस्त बदलाव आया है, सकारात्मक बदलाव आया है। इस सरकार ने कानूनन एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और कानूनन मैं कह रहा हूं उसका बड़ा महत्व है। और कानूनन फैसला ये लिया है, हमारे देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है, रिजर्व बैंक की सोच एक होती है, सरकार की सोच दूसरी होती है और हमेशा ग्रोथ और इन्फ्लेशन की बातें एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखी जाती हैं। और हमेशा होता है कि भाई इन्फ्लेशन है इसलिए ब्याज दर का ये स्थिति रहेगा, ब्याज दर की स्थिति ये रहेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो ग्रोथ, ये सारी विवाद हम सुनते आए हैं। पहली बार इस सरकार ने कानूनन रिजर्व बैंक के साथ कहा है कि अब इन्फ्लेशन 4% स्थिर करना चाहिए, 2% प्लस माइनस कानूनन कहा है और ये 2021 तक ये रहेगा। और इसके कारण अब सब जितनी भी फाइनेंस से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशन है उनका इन्फ्लेशन के संबंध में एक जिम्मेवारी बनने वाली है। पहली बार ये कानूनन किया गया है और उसका लाभ मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी टैक्स कलेक्शन सिस्टम को, हमारा जो मनी बल्क है उस बल्क का डेवलपमेंट के लिए उपयोग करने की दिशा में और अधिक जिम्मेवारी बढ़ेगी और माहौल बदलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।